हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आप सभी का पोशाक गाइड चैनल में स्वागत है। आज हमें मध्य प्रदेश प्री में यूनिट 5 को पढ़ना है और जिसमें यूनिट 5 में दो सेक्शन है, ए और बी। ए सेक्शन में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम राज्यपाल को, मंत्रिमंडल को, आपके विधानसभा को और उच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय व्यवस्था को और नगरीय प्रशासन को पढ़ते हैं। ये एक सेक्शन का पोर्शन की चीजें हैं। और बी में आपके मध्य प्रदेश या राज्य की क्या है, अर्थव्यवस्था है, जो हम आने वाले दिनों में उसको ही कंप्लीट करेंगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा यूनिट 5A, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो हम इसको कहां से पढ़ें, इसको कहां से पढ़ें? जैसे हमने यूनिट 3 आपकी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ाई थी, तो वहां हमने मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय और सामान्य परिचय के अलावा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन से पढ़ाया था। हमारे ये डले भी हुए हैं यूट्यूब पर। अब जब हमें यूनिट 5 पढ़ाना है तो इसको हम कहां से प्रारंभ करें? तो इसको हमें पहले मध्य प्रदेश का गठन समझना होगा और गठन समझने से आपको मध्य प्रदेश का पता चल जाएगा कि जो आज मध्य प्रदेश आप मानचित्र पर देखते हैं वो 1 नवंबर सन 2000 का है। ठीक, तो अब डायरेक्ट हम क्या मध्य प्रदेश का गठन पढ़े तो वो भी गलत है। हमें कहां से पढ़ना होगा? हमें इसके पहले 1947 के पहले के भारत को थोड़ा सा देखना होगा कि उसके पहले भारत कहां था, वो मध्य प्रदेश क्या था। कि जो मध्य प्रदेश आप देखते हैं यही था, ये नहीं था। उस समय उसको सेंट्रल प्रोविडेंस कहा करते थे और यूनाइटेड प्रोविडेंस जो ऊपर वाला है, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, इस टाइप से भारत बटा हुआ था। तो हम पहले थोड़ा सा भारत के राज्यों की स्थिति देखेंगे 1947 के पहले, फिर तुरंत ही हम मध्य प्रदेश के गठन को प्रारंभ कर देंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे, आप क्या डालोगे? भारतीय राज्य क्षेत्र 1947 के पहले क्या डालोगे? फिर हम इसको मैप में भी समझेंगे। भारतीय राज्य क्षेत्रों या राज्य क्षेत्र 1947 से पहले क्या भारत कितने भागों में डिवाइड था या भारत की स्थिति क्या थी? तो पहला ब्रिटिश प्रांत, जिसमें ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण रहता था, ब्रिटिश प्रांत। इसके बाद देसी रियासत और पुर्तगाली और आपके फ्रांसीसी। अभी हम इसको आपको मैप में भी क्लियर कर देंगे, कहां पुर्तगाली के क्षेत्र थे और कहां फ्रांसीसियों के क्षेत्र थे। और देसी रियासत कितनी थी? 565 देसी रियासत थी जो भारत में विलय हुई। उस समय लगभग 600 थी, बाकी सब पाकिस्तान में चली गई और 565 भारत में। ये कब की स्थिति बता रहे हैं आपको? 1947 के पहले भारत की ये पोजीशन थी। अच्छा, ब्रिटिश प्रांत में कैसा था? प्रत्यक्ष नियंत्रण कह लो, प्रत्यक्ष नियंत्रण या ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। और देसी रियासत में क्या? अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ये केवल हम आपको कुछ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम तुरंत ही मध्य प्रदेश के गठन पर आ जाएंगे। पर मध्य प्रदेश कहाँ है? तो भारत में ही ना। तो पहले आप थोड़ा भारत की स्थिति को जाने कि 1947 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, फिर 47 में जब आजाद हुआ तब कौन कौन से क्षेत्र थे, और धीरे धीरे जो आज आप मध्य प्रदेश देखते हैं वो कैसा बना। ठीक, तो ये तो आपने लिख लिया है कि भारत के 3 क्षेत्रों में या भारतीय राज्य इस टाइप से डिवाइड थे, ब्रिटिश प्रांत, ठीक है ना, और देसी रियासत जिसमें आपके 11 प्रांत हुआ करते थे। देसी रियासत 600 के लगभग थी पहले, आजादी के बाद 565 भारत में आई और बाकी जो बची वो आपकी पाकिस्तान में चली गई। ठीक, और पुर्तगाली और फ्रांसीसियों का भी कुछ क्षेत्र था। अब आप एक बार भारत के मानचित्र पर इसको देख ले कि 47 के पहले भारत कैसा था और पुर्तगाली क्षेत्र कौन कौन से थे और मध्य प्रदेश का जिसको सेंट्रल प्रोविडेंस कहा करता था वो कहां लिखा है। और मैप बनाने की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे डाल रहे हैं, खासकर एमपी का और भारत का। 2 मैप आपको बहुत आसानी से आपके हाथों में ड्रॉ हो सके। जरूरी नहीं है कि पूरा फिक्स ही बनाया,
ठीक। ये एक जूनागढ़ रियासत थी, यहाँ कुछ रियासत थी जो बाद में विलय हुई, शुरुआत में नहीं हुई, जूनागढ़। ठीक, एक जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ। ठीक, और यहाँ आपका भोपाल और यही सीपी एंड बरार। ठीक, हैदराबाद को देखा जाए तो ये आपका हैदराबाद हो गया। ये हम आपको केवल लोकेशन बता रहे हैं 1947 के पहले की, 47 के पहले। ठीक, अब कुछ क्षेत्र हमने आपको बताया था पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के। पुर्तगालियों के कौन कौन से क्षेत्र थे? एक द्वीप, ज्योग्राफी में आप एड्रेस में देखें, दमन, नागर और हवेली, ये सब यहाँ लोकेशन है। और एक आपका हुआ गुजरात, गुजराती सॉरी गोवा। गोवा ये जो थे, ये कौन थे? पुर्तगाली के अधीन थे। कब भारत में विलय हुए? 1961 में भारत में क्या हुए? ये विलय हुए, यानी ये कुछ हिस्से पुर्तगालियों के कब्जे पर थे। ठीक, अब कुछ हिस्से फ्रांसीसियों के में थे। अभी हमने आपको बताया 3 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत और आपका पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो यहाँ देखें, यहाँ यनम, यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र में। इसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी, नीचे कराईकल, कराईकल। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु समझ ले, तमिलनाडु, और ये आपका आंध्रा, और यहाँ पड़ता है माहे। यहाँ क्या पड़ता है? माहे। ये जो क्षेत्र है ये किसके अधीन थे? ये फ्रांसीसियों के अधीन उस समय ये क्षेत्र थे। किसके अधीन थे? ये फ्रांसीसियों के अधीन ये क्षेत्र थे। और ये 1954 में भारत में क्या हुए? विलय हुए। ये 1954 में भारत में विलय हुए और ये 1961 में हुए। ये हैदराबाद है, यहाँ सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय हुए, और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा, और जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा। एक मणिपुर राजवट था, ये भी बाद में विलय हुआ। तो ये 1947 के पहले भारत की स्थिति आपको मानचित्र पे दिख गई है। अच्छा, उस समय सेंट्रल प्रोविडेंस होता था, यूनाइटेड प्रोविडेंस होता था यूपी, और बीपी मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, और यहाँ आपका मद्रास प्रेसिडेंसी नीचे साइड, और यहाँ बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी भारत प्रेसिडेंसियों में डिवाइड था। तो ये 47 के पहले भारत की ये स्थिति थी। ठीक है ना, ये बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ, ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ, सेंट्रल प्रोविडेंस हुआ, और आपका ये जितना भी डिवाइडेड है आपका, ये सब प्रेसिडेंसियों में उस समय डिवाइड था। क्योंकि हमें पढ़ना तो मदरसा गठन ही है, पर आप थोड़ा सा इसके पहले भारत की स्थिति को भी जाने कि भारत इस प्रकार डिवाइड था। ठीक, अब ये तो 1947 के पहले की बात है। अब हमें 1947 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारत को अलग किया गया। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहां तक समझ में आया? भारत राज्य क्षेत्र 1947 के पहले 3 भागों में था, ब्रिटिश प्रांत, आपका देसी रियासत, और आपका क्या होता है? पुर्तगाली और फ्रांसीसी। हमने आपको मैप में फ्रांसीसी के क्षेत्र बता दिए और पुर्तगालियों के क्षेत्र बता दिए। कुछ वो रियासत जो बाद में आजादी के बाद विलय हुई है, जिनमें से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर है। इसको भी हम पढ़ेंगे कहाँ? मॉडर्न हिस्ट्री में आपका टॉपिक ही दिया गया है, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। ठीक, तो अगली हेडिंग डालेंगे आप भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये तो लिख लिया होगा सबने, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये एक एक्ट पास हुआ, अधिनियम बना, जिससे भारत को आजादी मिली, और ये बहुत 12 दिन में ही बना है। 4 जुलाई को प्रस्ताव रखा गया, 16 जुलाई को पारित हुआ, 18 जुलाई को हस्ताक्षर हुए, और आपका 1947 का अधिनियम बन गया। ठीक, तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? भारत स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जान ले, बाकी तो आप उसको पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में। 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव रखा गया।
प्रस्ताव रखा। ठीक है, 4 जुलाई के बाद 16 जुलाई को 1947 को पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर, यानी गवर्नर के हस्ताक्षर या राजकीय हस्ताक्षर, क्योंकि सम्राट के ही हस्ताक्षर होने थे, तो राजकीय हस्ताक्षर, राजकीय हस्ताक्षर यानी कानून बन गया। कुल मिला के भारत शासन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, कैसे ये हुआ। अच्छा, कहाँ पारित होना था? ब्रिटेन में होना था, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, वहां पारित होने के बाद ये आपका 1947 का अधिनियम बना। अब प्रावधान क्या थे, मुद्दा की बात क्या है, इस अधिनियम में क्या प्रावधान हुए, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रावधान। प्रावधान हुए हेडिंग डालेंगे आप प्रावधान। क्या प्रावधान हुए? प्रावधान हुए कि भारत का क्या होगा, तो भारत के अब 2 अधिराज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। क्या होंगे? भारत के उत्तराधिकारी कह रहे हैं या अधिराज्य कह रहे हैं? भारत के उत्तराधिकारी या अधिराज्य या 2 अधिराज्य, 2 अधिराज्य बने। कौन कौन बने? एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान। ठीक। दूसरा प्रावधान हुआ दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। ब्रिटिश सरकार चाह रही थी लॉर्ड माउंटबेटन एक ही गवर्नर बने दोनों का, जब तक संविधान नहीं बना है, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे कि गवर्नर हमारा अलग हो। ठीक है, इसलिए दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल बने। ठीक, अब दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल, भारत के कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये कौन बने? गवर्नर है। ठीक है ना, यहां लिख सकते हो गवर्नर है। ठीक, अलग अलग गवर्नर जनरल बने, भारत के अलग, ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और पाकिस्तान की। ठीक, इसके अलावा ठीक है, अब भारत जो था, भारत के 2 उत्तराधिकारी कह रहे या 2 अधिराज्य बनाए गए, भारत के 2 अधिराज्य बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। अब देशी रियासतों का क्या होगा? उनको स्वतंत्रता दी गई, या तो वो पाकिस्तान में जाए, या वो भारत में रहे, या फिर वो स्वतंत्र रूप से क्या रहे, अपना संविधान बना सकते हैं। तो देशी रियासतों को ऑप्शन दी, ऐसा लिख लो आप, या भारत में रहे, या भारत में जाए, या भारत में रहे, या पाकिस्तान में रहें, या स्वतंत्र भी रह सकते हैं, स्वतंत्र रहे। 3 ऑप्शन है उनके पास, भारत में रहे, पाकिस्तान में जाए, खुद अपने आप अपना प्रशासन चलाए। ठीक है, और जितने भी अभी तक एग्रीमेंट हुए हैं ब्रिटिश सरकार ने, जिन से भी जो भी एग्रीमेंट किए हैं, वो आज से क्या होंगे? समाप्त होंगे। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और जब तक भारत का संविधान नहीं बना, पाकिस्तान का संविधान नहीं बना, तो देश कैसे चलेगा? उसके लिए कहा गया कि जब तक संविधान नहीं बना तब तक 1935 के अधिनियम से देश चलेगा। ठीक है, वो आपको पता है 26 नवंबर 1950 को संविधान बनता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अभी आपने गणतंत्र दिवस मनाया हुआ है। तो ये कुछ प्रावधान थे, ये भी हमें यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। अब ये तो हो गया स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब 47 से 50 तक भारत का किस तरीके की स्थिति रही,
जैसे भारत को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड करके रखा गया। तो इतना और आप देख ले, इसके बाद हम फिर सीधा मध्य प्रदेश के गठन की स्थिति पर आ जाएंगे और भारत को यहीं तक छोड़ देंगे। तो अगली हेडिंग क्या डालोगे आप लोग? भारत 1947 से 1950 के बीच यहाँ क्या भारत कितने भागों में, मतलब इस अब भारत का क्या चल रहा है जब तक भारत का संविधान नहीं बना। देखिए आप, तो भारत को पार्ट में तोड़ा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, इसको आप भाग भी लिख सकते हैं, भाग ए, ठीक है ना, इस तरह पार्ट सी। अच्छा, हमें क्यों पढ़ना है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी? क्योंकि मध्य प्रदेश पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है, पार्ट सी में भी है। और डी का याद ही रखना है क्योंकि में केवल अंडमान निकोबार को रखा गया है, तो पार्ट डी, ठीक है। अच्छा, इसको संविधान के भाग देखा जाए तो भाग 6 में है, ये भाग 7 में है, ये भाग पर जरूरत नहीं है आपको अभी इतना जानने का। पार्ट ए में कौन कौन से लोग थे, पार्ट बी में, पार्ट सी में हम पूरे भारत के तो नहीं लिखेंगे, इसमें एमपी का कौन कौन सा हिस्सा है इसको लिखेंगे, ठीक है। जो पार्ट ए में आपका मध्य प्रदेश का सीपीएन बना, ठीक। पार्ट बी में मध्य भारत, मध्य प्रदेश का क्या था, मध्य भारत, मध्य भारत, ठीक है। और मध्य भारत के कौन कौन से हिस्से, इंदौर और ग्वालियर वाले, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। पार्ट सी में भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, क्योंकि हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का गठन, इसलिए आपको जानना होगा कि मध्य प्रदेश तीनों जगह था, पार्ट ए में भी था, पार्ट बी में भी था और पार्ट सी में भी था। पार्ट डी में अंडमान और निकोबार। जब हम आपको भारत वाला पढ़ाएंगे तो उसमें और चीजें लिखाएंगे कि कितने कितने लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। और यहाँ एक चीज और लिख लें आप, कितने प्रांत, कितनी रियासत इसमें शामिल थी। तो 10 प्रांत थे पार्ट ए, 10 प्रांत आप लोग लिख लेना हिस्ट्री को किताब से, क्योंकि टॉपिक अभी हमारा एमपी का है, अगर हम नहीं तो वहां उलझ जाएंगे। 10 प्रांत प्लस 275 रियासतें, 261 रियासतें किसमें शामिल थी, पार्ट ए में, ठीक है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं, बाकी पॉलिटी में तो आप इसको पढ़ते ही हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एमपी पार्ट ए में भी है, पार्ट बी में भी है और पार्ट सी में भी है, ठीक। बी वाले की बात की जाए तो यहां आपके 275 रियासतें हैं, 275 रियासतें, ठीक है। और पार्ट सी में 61 रियासतें थी, ठीक है। अंडमान निकोबार आपको पता ही है, ठीक। इसमें देसी रियासतों का समूह था, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी, देसी रियासतों के समूह, ठीक है ना। और चाहो तो प्लस में लिख सकते हो आप विधानमंडल, मतलब कौन कौन से शामिल किए गए। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, इसमें हैदराबाद है, जम्मू एंड कश्मीर है, मैसूर है, त्रावणकोर है, केरल है, पर वो फिर अब हिस्ट्री में फंस जाओगे। हमारा टॉपिक है एमपी को ध्यान में रखना। जैसे पूछा जाएगा एमपी के पार्ट बी में कौन सा भाग आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा मध्य प्रांत, मध्य भारत, क्योंकि मध्य प्रांत तो आपको इसको कहते थे। तो मध्य भारत में इंदौर और ग्वालियर वाली रियासतें, सीपीएन बना पार्ट ए में आ रहा है, पार्ट सी में भोपाल आ रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल किस भाग में था, किस पार्ट में था, ठीक। और विधानमंडल युक्त, विधानमंडल इसको चाहो ब्रैकेट में प्लस में, ठीक है। और पार्ट सी में कौन सी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, या है सब देसी रियासतें, पर इसमें विधानमंडल रहित था। ये देसी रियासतें इसमें भी है, देसी रियासतें प्लस विधानमंडल रहित, विधानमंडल
मंडल रहे थे। ठीक, तो ये भारत की स्थिति हो गई 1947 से 50 के बीच। ठीक है, अब आप चाहो तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो, जैसे उड़ीसा, बिहार, पार्ट ए में कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और पार्ट बी में कौन कौन से, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर है, पार्ट सी में आपका अजमेर, भोपाल, कच्छ। ठीक है, तो उसमें नहीं आपको जाना, आपको ध्यान रखना है एमपी के हिस्से, यानी एमपी जो स्टेट है वो कितने कितने भागों में है। तो पार्ट ए में सीपीएन बरार, पार्ट बी में मध्य भारत, पार्ट सी में भोपाल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमें रियल टॉपिक डाल देना है मध्य प्रदेश का गठन। अभी हमने क्या पढ़ा, भारत राज्यों की स्थिति। ठीक है, अब हम जो हमारा कोर टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन, तो अब अगली हेड डाल ले आप लोग मध्य प्रदेश का गठन। पढ़ेंगे इसको कल, केवल हम इसको समझेंगे कि हम इसको कहां से पढ़ेंगे, इतना बड़ा ध्यान रखेंगे। ये बेसिक था आपका। गठन को डायरेक्ट पढ़ते आप तो दिक्कत होती, पहले आप थोड़ा भारत की स्थिति जाना, स्वतंत्रता के पहले जाना, स्वतंत्रता के बाद में जाना, अधिनियम को जाना, और धीरे धीरे इसको आपने समझना। तो अब आप हेड डालेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन। ठीक, अब मध्य प्रदेश का गठन भी ध्यान रखना, तो कैसे रखोगे, 47 के पहले 47 तक 1956 में क्या स्थिति होती है, और 1 नवंबर 2000 को क्या स्थिति होती है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1947 से पहले। ठीक है, मतलब 1947 के पहले मध्य प्रदेश की कैसा था, उसका मानचित्र कैसा दिखता था। ठीक है, फिर 1947 का मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद 1956 की स्थिति, जब राज्य पुनर्गठन हो गया, या 1956 का मध्य प्रदेश, और फिर जो नक्शा आप देखते हैं 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति। ठीक, मतलब 47 के पहले 47 और 56 का मध्य प्रदेश, और 1 नवंबर 2000 की स्थिति। तो पहली हेडिंग क्या डालेंगे आप, 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। तो लिखिए आप लोगों ने 1947 से, कैसा लिखा है आप, 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। पूर्व 1947 से पूर्व मध्य प्रदेश की। ठीक, केवल आज हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, कल हम इसको विस्तार से अगला वीडियो, क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो पूर्व की स्थिति क्या है, देखो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था, सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार, जिसको आप सीपी एंड बरार कहते हैं, सेंट्रल प्रोविडेंस ऑफ बरार। एक बटा हुआ था CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अच्छा, अंतर क्या है, यहां प्रत्यक्ष नियंत्रण था सरकार का, यानी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक, सीपीएन बरार में क्या देखना है, अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण। और CIA क्या, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इसमें क्या होता था, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। इसको सब हम अभी अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है ना, इसको अभी हम मैप पे भी आपको बताएंगे कल कि सीपीएन बरार और CIA में अप्रत्यक्ष किस कौन कौन से हिस्से थे। पहले हम सीपीएन बरार की स्थापना कराएंगे, जगह बताएंगे कौन कौन सी, जैसे आप समझ ले, ये आपका MP। ठीक है, ठीक है, ये आपका MP हुआ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है सीपीएन बरार। अब कैसे बना, ठीक है, ये ऊपर वाला आपका विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और ये जो हिस्सा है ये आता है आपका मध्य भारत, जिसमें आपका इंदौर और
ग्वालियर वाला जगह आती है, ठीक है। ये सीपीएन बरार है, ये आपका विंध्य प्रदेश है, ठीक है ना, ये आपका विंध्य प्रदेश है। जैसे पार्ट ए में है, कोई पूछे कौन सा है तो ये पार्ट ए में है, पार्ट ए, ये पार्ट आपका बी, और ये आपका भोपाल यहाँ है, भोपाल। तो भोपाल पार्ट सी में आता है और विंध्य प्रदेश भी आपका सी में आता है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले हिस्से होंगे वो होंगे आपके इंदौर, ग्वालियर और विंध्य प्रदेश, और जो सीपीएन बरार वाले होंगे वो होंगे, यानी सीपीएन बरार का मतलब जिसमें अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, ठीक है। तो अब कल हमारी क्लास होगी अगली, वो होगी सीपीएन बरार की पृष्ठभूमि और सीपीएन बरार कैसे बना कि अंग्रेजों का यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, ठीक। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर आपके सीआईए को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है, आज आपने बेसिक पढ़ा है, ठीक। कल हमारी क्लास जो आगे होगी इसकी आगे कंटिन्यू। आज के लिए धन्यवाद।